हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग का ज्योग्राफी में एक टॉपिक चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप, और इसका जो कुछ प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें, ताकि आज का ये वीडियो और आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को आज का जो बचा हुआ है उनको देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पर्वत, मैदान, पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीप को, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में पर्वत से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न थे उन प्रश्नों को क्लियर कर चुके हैं। जैसे में हम लोग पढ़े थे कि दक्षिण भारत में नीलगिरी की पर्वत है और उसका ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अन्नामलाई पर्वत, उसका ऊंची चोटी का नाम है अन्नेमुड़ी। और अरावली पर्वत का ऊंची चोटी का नाम क्या था? गुरु शिखर। तो चोटियों से और पर्वत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ देखे थे कि हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया। वे 4 भाग था इस तरह से जो भारत में इसका विस्तार है। अब भारत में हिमालय पर्वत का अगर विस्तार देखा जाए तो 2400 किलोमीटर है। ठीक है, 2400 किलोमीटर भारत का विस्तार। और ये जो है सबसे जो है हिमालय का जो ऊपर का जो भाग था वह ट्रांस हिमालय, उसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का जो नीचे का जो हिमालय है उसे कहते हैं वृहत हिमालय, वृहत हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, और इसके नीचे का जो हिमालय है उसको कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और सबसे नीचे जो हिमालय है उसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये सब प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो एक बार रिवीजन के तौर पर कर लिया जाए। यदि पूछा जाए कि शिवालिक हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो शिवालिक हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया। और हम लोग यहाँ से पढ़े थे, यहाँ से इस तरह से देखे थे कि यहाँ एक, आप जानते हैं कि यहाँ एक मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील। याद करते हुए चलिएगा, मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। और तिब्बत में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता था? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, तो चामोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत से एक नदी निकला जिसका नाम है सिंधु नदी। इसका क्या नाम है? सिंधु नदी नाम है। और तिब्बत से एक और नदी निकलता है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसका तिब्बत से एक और नदी निकला जिसका क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से एक नदी निकलेगा हमारा जिसका क्या नाम है? गंगा। क्या नाम है? गंगा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाएगी कौन? यमुना। यमुना। और ये क्या है? गंगा है। यमुना जाके गंगा में मिल जाती है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो गया? यमुना हो गया। तो यहाँ से देखा जाएगा कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हिमालय पर्वत को कई जगहों पर अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे में तिब्बत में चामोलुंगमा, नेपाल में हिमालय को सागरमाथा, और म्यांमार में हिमालय को अराकानियोमा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में आता है तो इसको क्या बोलते हैं? दिहोंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है? दिहोंग बोला जाता है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है, मेघना। हम लोग नदी जब पढ़ेंगे, नदी तंत्र, तो उसमें और बढ़िया ढंग से हम लोग चर्चा करेंगे नदी के बारे में। लेकिन यहाँ जब 2 नदी आ गया तो कुछ रिलेटेड जो प्रश्न बनता है उसको बता देते हैं। और जब 2 नदियाँ आपस में मिलती है तो एक डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का नाम है। और इस डेल्टा का नाम क्या है? इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन। क्या नाम है? सुंदरवन। और क्योंकि यहाँ वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष? यहाँ अगर वृक्ष सुंदरवन का डेल्टा में वृक्ष हो जाएगा तो यहाँ पाया जाएगा मैंग्रोव वन। ठीक है, मैंग्रोव वन। यहाँ से आप याद रखिएगा कि जहाँ भी डेल्टाई क्षेत्र होगा वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाएंगे। मैंग्रोव वन को ग्रान वन भी कहते हैं। इसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ सुंदरवन का डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ वृक्ष पाया जाता है। उस वृक्ष का भी नाम है सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। तो सुंदरी नामक वृक्ष के जो है अनुसार इस डेल्टा का नाम रख दिया गया सुंदरवन का डेल्टा। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न हमको कुछ नदियों का चर्चा करने का प्रमुख वजह यह है कि भारत में जितने भी मिट्टियों का बहा करके लाया जाता है वह नदियों के द्वारा किया जाता है। जैसे में सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और यमुना के द्वारा जितने भी मिट्टियों को बहा करके लाया जाता है उन मिट्टियों को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। देखिए, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी
नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और ये काम भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो नदियाँ करती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गंगा इत्यादि द्वारा, और भी बहुत सारी नदियों के द्वारा लाया जाता है। लेकिन भारी मात्रा में अगर देखा जाए तो ये नदियों के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है। अब देखिए प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जब हम मिट्टी पढ़ेंगे तो और भी विस्तार ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई गई? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया। एक जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहले एक जलोढ़ मिट्टी है कि जलोढ़ मिट्टी का नाम है बांगर, और एक जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है? खादर। ठीक है, बांगर और खादर क्या है? बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होगा उसको बांगर कहेंगे, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होगा उसको क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। मतलब जो नया नया नदियों के द्वारा जो बहा करके जो मिट्टी लाई गई है उन मिट्टियों को क्या कहेंगे? जो नई जलोढ़ मिट्टी, और जो बहुत पहले जो बहा करके लाया गया अभी अस्थायी रूप से है तो उसको क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी हम लोगों ने पढ़ा। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग पढ़े मैदान। ठीक है, मैदान में हम लोग पढ़े जलोढ़ मिट्टी बहुत बड़ा। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, और कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ क्या है कि यहाँ जो है हमेशा जो है कृषि प्रधानता बनी रही है। और इस प्रधानता बने रहने का कारण क्या है? क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो भारत बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ जो है कृषि प्रधान देश है, और यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब साथ ही हम लोग पठार से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे में पठार से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक हम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, एमपी में एक मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब देखिए पठार से संबंधित प्रश्नों को, पठार में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पूछ देगा कि मालवा का पठार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ एक दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार कहाँ है? तो यह है महाराष्ट्र में। और मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये मालवा का पठार भी ज्वालामुखी से निर्मित है। देखिएगा, पहले पूछ देगा कि मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी से। ठीक है, ये ज्वालामुखी से निर्मित है, ये भी ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, ये भी ज्वालामुखी से निर्मित है। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे। और साथ ही साथ यदि हम पठार पढ़ रहे हैं तो पठार के साथ साथ में यहाँ एक महत्वपूर्ण पठार है। जैसे में यहाँ जो झारखंड जो क्षेत्र है, झारखंड, यहाँ बिहार के नीचे यहाँ बिहार है, और यहाँ क्या है? झारखंड है, झारखंड। और झारखंड में एक पठार पाया जाता है, ये पठार का नाम है छोटा नागपुर। क्या नाम है? छोटा नागपुर। हमेशा पूछता है एग्जाम में कि भारत का रूढ़ किसे कहते हैं? तो भारत का रूढ़ कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। क्योंकि यह छोटा नागपुर का पठार क्या है? खनिज संपदा के लिए जो है परिपूर्ण है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है। और भारत में सबसे अधिक खनिज संपदा के लिए जो है जाना जाता है यह छोटा नागपुर का पठार। तो यहाँ से थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया जाए, ये कौन सा पठार है झारखंड में? यहाँ से ये जो झारखंड का क्षेत्र है, झारखंड, ये झारखंड के क्षेत्र में एक पठार पाया गया, ये पठार है। और इस पठार का क्या नाम है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो झारखंड में है। और भारत का रूढ़ इसके कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारत का रूढ़। तो भारत का रूढ़ किससे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। मालवा का पठार किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से। और दक्कन का पठार भी किससे निर्मित है? तो ज्वालामुखी से। अब यहाँ छोटा नागपुर के पठार के साथ साथ में देखेंगे कि छोटा नागपुर के पठार का ही कुछ हिस्सा यहाँ पाया जाता है। यहाँ कहाँ पे? तो गारो खासी जयंतिया कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। यहाँ एक मेघालय का पठार है, मेघालय। यहाँ एक क्षेत्र है मेघों का घर मेघालय, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? यहाँ एक क्षेत्र लेह, और यहाँ क्या है? लद्दाख। लेह और लद्दाख में कम वर्षा होता है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में। तो अब देखिए मेघालय में यहाँ पे एक पठार पाया था। 3 तरह के पर्वतीय रेंज है, 3 तरह के पठारी रेंज है। तो ये मेघालय में 3 तरह के जो पठारी रेंज है, इन पठारी रेंजों को हम जानते हैं गारो। इन पठारी रेंज को हम कहते हैं गारो,
खासी, गारो खासी और जयंतिया, ठीक है, गारो खासी और जयंतिया। देखिए यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न क्लियर करेंगे। जैसे में छोटा नागपुर का पठार यहाँ हो गया, ठीक है। आज छोटा नागपुर पठार का ही कुछ हिस्सा यहाँ देखने को मिलता है मेघालय में। और मेघालय में 3 तरह के पठारी रेंज हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और यहाँ जो जनजाति पाए जाते हैं उन जनजातियों को इसी नाम से जाना जाता है। जैसे में पूछ दिया जाएगा कि गारो, खासी, जयंतिया जो जनजाति है वह कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, गारो, खासी, जयंतिया कहते हैं। मेघालय के पठार कौन कौन है, तो पठार का भी नाम है गारो, खासी और जयंतिया। 3 तरह के पठारी रेंज हैं। तो हम लोगों ने पठार से भी कुछ रिलेटेड प्रश्न को देखें, ठीक है। तो यहाँ से पूछ देगा, अब पठार हम लोग कर लिए, अब यहाँ तटीय मैदान से प्रश्न आते हैं। पठार क्लियर कर लिए, अब तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है, जैसे में ये है पश्चिमी तट और ये है क्या, पूर्वी तट। जैसे में ये महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये गोवा है, और ये क्या है, ये गोवा है, ये कर्नाटक है, और ये क्या है, केरल है, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे दक्षिणतम छोर है, यह दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी का है, कन्याकुमारी। आप जानते हैं कि भारत का दक्षिणतम छोर क्या है, कन्याकुमारी है। और ये है तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, और ये यहाँ पर इस तरह से ऊपर से चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि यहाँ एक पर्वत है, नीलगिरी की पर्वत। कौन सा पर्वत, नीलगिरी की पर्वत। और हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं कि पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का मिलन स्थल क्या है, तो ये है क्या, नीलगिरी की पहाड़ी। तो यहाँ से लिख दिया जाए थोड़ा सा, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का मिलन स्थल। मिलन स्थल क्या है, मिलन स्थल, तो यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, अथी में है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का मिलन स्थल क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तटीय मैदान से कुछ प्रश्न। तो तटीय मैदान से प्रश्न क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ गौर से कि गुजरात से गोवा और गोवा से मंगलौर, ठीक है। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है मंगलौर, ठीक है। और मंगलौर से कन्याकुमारी। यहाँ देखिए गौर से, गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कौन सा तट कहते हैं, गुजरात से कोंकण तट। याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है, कोंकण तट कहता है। गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से जो है मंगलौर तक के तट को क्या कहते हैं, मंगलौर तट के कहते हैं केनरा तट कहते हैं, ठीक है। और मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहते हैं, मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं मालाबार तट। और यही मालाबार तट जो है मसाला के लिए फेमस है, मसाला के लिए, ठीक है। यही टीपू सुल्तान के बीच हमेशा युद्ध होते रहता था मालाबार तट को लेकर के। तो यहाँ से फिर से गोवा से गुजरात तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है, और गोवा से मंगलौर तक के तट को केनरा तट कहा जाता है, और मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब तट का सुनेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ से बोला जाएगा कि कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के तट के, कृष्णा नदी, यहाँ एक नदी है जिसका नाम क्या है, कृष्णा नदी के तट को क्या कहा जाता है, कृष्णा नदी के तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। इसको क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट, ठीक है। और कृष्णा से गोदावरी, यहाँ जो है एक गोदावरी नदी है यहाँ, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ से एक नदी यहाँ पे है गोदावरी, और गोदावरी नदी जानते हैं कि वृद्ध नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी। तो कृष्णा से गोदावरी नदी के तट को क्या कहते हैं, गोलकुंडा तट कहते हैं,
कुंडा तट कहा जाता है, गोलकुंडा तट कहा जाता है। और यहाँ तो आप जान ही गए हैं कि कन्याकुमारी से कृष्णा तक कोरोमंडल तट, और कृष्णा से गोदावरी नदी के तट को गोलकुंडा तट, और गोदावरी नदी से उत्तरी छोर तक, यहाँ ऊपर तक जहाँ से स्थल मिल जाए, ठीक है, गोदावरी नदी से ऊपर तक के इसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, दिख नहीं रहा है, इसको सिक कर दिया है। गोदावरी नदी से जो है उत्तर तक, जो ऊपर तक के जो है, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। आप इसको समझ सकते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है और डिजिटल बोर्ड है नहीं हमारे पास, तो इस तरह से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जो हम समझाना चाहते हैं। इससे गोदावरी नदी यहाँ है और यहाँ उत्तरी बिंदु है, यहाँ पर ये जो है जहाँ स्थल मिल जाता है। तो गोदावरी नदी से लेकर के उत्तर ध्रुव तक, यहाँ जो है यहाँ जब तक स्थल न मिल जाए तहाँ तक के जो क्या कहलाता है, उत्तरी सरकार कहलाता है, ठीक है। और यहाँ तो हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम लोग जो है कुछ हम लोग पढ़ें तटीय मैदान से रिलेटेड, तो एक बार यहाँ से एक भी लिख देते हैं, जैसे गुजरात से गोवा, गुजरात से कहाँ तक के, गोवा तक के तट, और गोवा से कहाँ तक के, गोवा से मंगलौर। देखिए जैसे में गुजरात से गोवा, गोवा से मंगलौर, और मंगलौर से फिर कहाँ, मंगलौर से फिर कहाँ, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। अब इसको अलग अलग तट के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ अब हम लोग इसको भी देखेंगे। जैसे में कन्याकुमारी से कहाँ तक के, कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक, और कृष्णा नदी से कहाँ तक के, गोदावरी नदी तक, कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक। और गोदावरी से चल जाएगा कहाँ, ऊपरी बिंदु तक, ऊपरी बिंदु तक। इसको किस किस नामों से जाना जाता है, इसको देखना है। तो जैसे फिर से एक बार, गुजरात से गोवा तक के क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। इसको क्या कहेंगे, केनरा तट, याद कर लेना है। और मंगलौर से कन्याकुमारी तक को मालाबार तट, ठीक है। और कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के तट को देखो, कन्याकुमारी से कृष्णा तक को कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है। और कृष्णा नदी तक से गोदावरी नदी के तट को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है उत्तरी गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, ठीक है। और गोलकुंडा तट तो कहा जाता है। और गोदावरी नदी से लेकर के उत्तरी बिंदु तक के क्या कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है उत्तरी सरकार। तो इस तरह के प्रश्नों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब हम लोगों ने यहाँ मैदान से जो है कुछ प्रश्न था उसको क्लियर कर लिए। अब मरुस्थल से देखेंगे। तो मरुस्थल से ज़्यादा प्रश्न है नहीं, आप जानते हैं कि ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, यह जो है यहाँ पर एक थार मरुस्थल है। क्या है, थार मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल पूछेगा कि थार मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, थार मरुस्थल है। नहीं सॉरी, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, थार मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाएगा क्या, सहारा हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। और मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत सारे भारत में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ मरुस्थल से कुछ प्रश्न बना। अब हम लोग चर्चा करेंगे द्वीप से। तो द्वीप से क्या प्रश्न है, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितना है, भारत में कुल द्वीप कितना है, कुल द्वीप है 247। टोटल द्वीपों की संख्या कितना है, 247, जिसमें बंगाल की खाड़ी में देखिए, बंगाल की खाड़ी में कितना है, 247 में बंगाल की खाड़ी में देखिए ये है बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है, ठीक है, 204 द्वीप है।
तो 204 द्वीप में देखिए क्या है, 204 द्वीप तो बंगाल, 247 में से 204 द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में तो अरब सागर में कितना द्वीप है, तो यहाँ पर हो गया 43 द्वीप। ठीक है, 43 द्वीप कहाँ है, अरब सागर में, अरब सागर में है, अरब सागर में है। और इसमें भी अरब सागर में साथ साथ हमने बताया था कि यहाँ जो एक द्वीप है मालदीव है, मालदीव, ठीक है, और ये है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, और ये है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप पिछले वीडियो में अभी हम बता चुके हैं, ये प्रश्न को पार्ट 1 में हम बताए हैं कि देखिए 43 द्वीप, तो देखिए यहाँ 247 द्वीप में से 204 द्वीप जो हो गया, कहाँ हो गया, बंगाल की खाड़ी में हो गया, बंगाल की खाड़ी में हो गया। तो उसमें से बचा 43 द्वीप, तो 43 द्वीप कहाँ हो गया, शेष हो गया यहाँ कहाँ, अरब सागर में। और अरब सागर में 43 द्वीप में से 36 गो जो द्वीप है, 36 द्वीप ये कहाँ, ये लक्षद्वीप में है। तो ठीक है, यहाँ से हम बताए थे कि 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करते हैं, मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से, और 9 डिग्री चैनल, हाँ 8 डिग्री चैनल, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, पहले भी हम बता चुके हैं लेकिन थोड़ा चर्चा करते हैं। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है, तो यहाँ देखिए अलग करने वाले कौन कौन, मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से कितना डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। यहाँ से देखिएगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको किससे, मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से। और 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करेगा, 9 डिग्री चैनल तो मालदीव को, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कई डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल। और साथ ही साथ यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ जो था अथी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 गो जो है क्या है, द्वीप है, बैरन और नारकोंडन द्वीप। ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में 2 द्वीप हैं, वो 2 द्वीप से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप से में एक द्वीप है बैरन, है ना, और दूसरा है नारकोंडन, देखिए दूसरा है नारकोंडन। ठीक है, बैरन द्वीप जो है सक्रिय द्वीप है, सक्रिय, और ये क्या है, प्रसुप्त है, सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप, बैरन और नारकोंडन जो है द्वीप है, बैरन और नारकोंडन ज्वालामुखी से यहाँ जो है सक्रिय ज्वालामुखी से निर्मित है बैरन द्वीप। पूछा जाए कि भारत में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से बना द्वीप कौन सा है, तो बैरन द्वीप है, और प्रसुप्त ज्वालामुखी से बना हुआ कौन है, नारकोंडन द्वीप है। तो पूछ जाएगा कि बैरन और नारकोंडन जो द्वीप है वह कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार में स्थित है। और भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 कहाँ है, 43 है अरब सागर में। और उन 43 में से 36 द्वीप हो गया कहाँ, लक्षद्वीप में। और कुछ चैनल है जो इसका बताएं, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से, और 10 डिग्री चैनल जो यहाँ बताए थे कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है, कौन जो है 10 डिग्री चैनल जो है किसको किससे अलग करता है, अंडमान को निकोबार से। और यहाँ बताए थे जो श्रीलंका और भारत के बीच जो है एक जल संधि है, पाक जल संधि, पाक जल स्ट्रेट है ना, पाक स्ट्रेट जो है कि 2 देशों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच। तो बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में भी कवर किए थे, तो उन प्रश्नों को आप एक अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। और ये सारा जो क्लास है आपको अगर अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो कुछ भारत का भौतिक स्वरूप से जो कुछ प्रश्न था इम्पोर्टेंट, वो आज तीसरा वीडियो में समाप्त हुआ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।